तो यार ड्रैगन बॉल काकुमे का एक और चैप्टर आज मैं लेके आ चुका हूँ। मेरी मानो अगर आप लोग इसे ज्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं उतनी ज्यादा मांगा आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। पिछली मांगा में हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सभी को आके बताते हैं कि जो यूनिवर्स जेनो ने इरेज किए थे बहुत पहले वो सब वापस आ चुके हैं और वो हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हैं और अभी मैंने उनको फ्रीज कर दिया है। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल हैं तैयारी करने के लिए। 2 साल के अंदर हम खुद को इतना तैयार कर लेते हैं जिससे हमें आगे आने वाली जंग में अपना सर ना झुकाना पड़े। उस जंग की तैयारी करने के लिए गोहान के पास सबके लिए अलग अलग प्लान होता है कि किसके लिए कैसी ट्रेनिंग अच्छी होगी। सारे जी वॉरियर्स वीस के साथ क्यूब में आ जाते हैं। गोहान यामचा, टियान और क्रिलिन को बताता है कि तुम्हारी खास ट्रेनिंग के लिए मैंने ट्रायो ऑफ डेंजर्स को ढूंढ रखा है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। यामचा ट्रायो ऑफ डेंजर्स के बारे में सुनता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा गोहान, मुझे खुशी होगी ट्रायो ऑफ डेंजर्स का नाम सुन के? नमूने हैं वो लोग मेरे सामने। उन तीनों को अकेला संभालने की काबिलियत रखता हूँ मैं। टियान यामचा को जवाब देता है, यामचा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी इस वक्त रियलिटी से कुछ ज्यादा ही ऊपर सोच रहे हो? गोहान और क्रिलिन यामचा की बात पर हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ जरूर देखते हैं। यामचा बाजू में से बोलता है, मेरी मानो वो भीख मांगेंगे रहम की मेरे सामने। फिर वो क्यूब जिसमें सब होते हैं वो आसमान से धीरे धीरे उठना शुरू होता है और एक आखिरी बार सब अर्थ को देखते हैं और अलविदा करते हैं। कहानी जाती है प्लेनेट वाम्पा पर। जैको बताता है, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार कोई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो सब लोग, अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ। चिलाई पूछती है बुल्मा से, क्या एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स? बुल्मा जवाब देती है, हाँ हम प्लेनेट सेडेला पर जा रहे हैं जो यूनिवर्स 6 में है। जैको एक ही बार में शिप की स्पीड बढ़ा देता है और वो स्पीड से सबको जी फोर्स महसूस होती है। क्यूब में बैठे लोग आखिरकार एक जगह आके रुक जाते हैं और वो होता है यूनिवर्स 9 के एक प्लेनेट के ऊपर। हमारा पहला स्टेशन आ चुका है। गोहान प्लेनेट को देखकर जायजा लेने की कोशिश करता है और कहता है, अजीब बात है, ये प्लेनेट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये सिर्फ प्लेनेट रुई से बना है। वीस जवाब देता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेनेट कैलेमेंट को एक मोटी सी बादलों की लेयर ने घेर रखा है और यही इस प्लेनेट की खास पहचान है। क्रिलिन पूछता है, सच्ची यही इसकी खासियत है? तभी भी ये कॉटन जैसा जो दिख रहा है इसकी गहराई कितनी होगी? वीस जवाब देता है, शायद ये बादलों में तुम जाओगे इसकी गहराई लगभग फिर भी तुम्हें 3000 किलोमीटर तक मिल जाएगी, तब जाके तुम्हें कहीं इसके नीचे जमीन मिलेगी। क्रिलिन सुन के हक्का बक्का सा हो जाता है, क्या 3000 किलोमीटर? सिर्फ बादलों ने इस प्लेनेट को घेर रखा है और हम जाएंगे कैसे फिर? सोचो हमारे अर्थ को 3000 किलोमीटर में बादल घेर ले, फिर लैंड चालू हो तो शायद हमारे अर्थ पर कभी सूरज ही ना दिखे, हमेशा अंधेरा हो। गोहान प्लेनेट का जायजा लेके और रास्ता ढूंढकर अंदर तक जाने का जवाब देता है, मुझे नहीं लगता प्लेनेट तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत होगी। और वो रास्ता बनाया होता है वीस ने अपनी पावर्स के थ्रू। आसमान में एक बड़ा छेद होता है और जो प्लेनेट के लोग होते हैं नीचे वो सारे नकाब में होते हैं और अपने रोज के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन ये हर रोज की तरह नहीं होती। सारे नीचे मौजूद लोग की ऊपर आसमान में नजरें जाती है और उन्हें काले आसमान में से एक बड़ा छेद नजर आता है जिसमें से साफ और सफेद रोशनी उस छेद को चीर के आ रही होती है नीचे। क्रिलिन बोलता है, गोहान यामचा टियान अब हम चले नीचे? गोहान जवाब देता है, मेरा सफर थोड़ा लंबा है। टियान और यामचा कहते हैं, ओह तो तुम्हारा अपने लिए कुछ और प्लान है? ठीक है मिलते हैं फिर, ध्यान रखना अपना। वीस कहता है, हाँ गोहान मैं समझ गया तुम्हें कहाँ पे जाना है। टियान, यामचा और क्रिलिन उतर जाते हैं उस अंधेरे वाले प्लेनेट यूनिवर्स 9 पर। ट्रंक्स गोटेन क्यूब के अंदर आपस में बैठ के बात करते होते हैं कि गोहान यहाँ क्यों नहीं उतरा, शायद उसके पास कुछ दूसरा प्लान होगा। फिर वीस और बाकी सब क्यूब से पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सेडेला पर जहाँ वेजिटा उतरता है। उन सब यूनिवर्स 6 के सेयंस के सामने यूनिवर्स 6 के सेयंस इतने पिछड़े होते हैं कि वो क्यूब को देखकर बोलते हैं कि ये कौन सी दुनिया की टेक्नोलॉजी है। क्यूब में से उस प्लेनेट पर उतरता है वेजिटा। एक प्लेनेट का सेयन बड़ा होशियार बन के सामने आता है और वेजिटा से पूछता है, रुक रुक रुक, तू क्या एक सेयन है सच्ची में? वेजिटा उसके मुंह पर देता है और कहता है, तुझे तेरे गली मोहल्ले का सेयन लगता हूँ मैं, तुम लोग का राजा हूँ मैं। सारे सेयंस उस प्लेनेट के वेजिटा का ये बिहेवियर देखकर गुस्सा हो जाते हैं। पूरी भीड़ गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है अगर तुझे हमसे लड़ने का बहुत शौक है तो हम तुझे बताते हैं। वेजिटा हंस के कहता है, यार इन सबको मैं मिला भी दूं ना, फिर भी इन सबको मिलाकर पावर लेवल 1000 के ऊपर भी नहीं जाता और ये सच्ची में मुझसे लड़ना चाहते हैं। ठीक है अगर ये लोग मुझसे सामने से लड़ना चाहते हैं तो मैं इनको रोकने की दिक्कत
नहीं करना चाहता। अब प्लेनेट सेडाला से वेजिटा को छोड़कर क्यूब बढ़ पड़ता है अगले स्टेशन पर, जो होता है बीरस का प्लेनेट। गोटेन और ट्रंक्स बोलते हैं ये तो हम बीरस के प्लेनेट पर आ गए और ये काफी छोटा है। बीरस अपने प्लेनेट पर आराम कर रहा होता है, देखता है आसमान पर एक क्यूब आ रहा है नीचे और क्यूब उसके सामने उतरता होता है। वो रोकता है, पूछता है एक मिनट ये सब क्या है वीस, क्या मैं जान सकता हूँ? वीस हंस के जवाब देता है, चलिए लॉर्ड बीरस अब थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करिए। बीरस जवाब देता है, नहीं मुझे ना अच्छा बन के दिखाना है ना तो इन्हें यहाँ पर रखना है। ये कोई सेयंस का अनाथ आश्रम नहीं है कि जब कोई चाहा मुंह उठाकर यहाँ पर पहुंच गया, और मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है। गोटेन को ये बात चुप जाती है। गोटेन को ऐसा लगता है कि बीरस ने बोला कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जिनके माँ बाप नहीं होते, तो तुम उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ उनकी इस प्लेनेट पर परवरिश करने के लिए। अब गोटेन के मन के अंदर ये सब बातें चल रही होती है और सोचकर उसका गुस्सा भी बाहर निकल कर आता है सीधा बीरस पर। गोटेन बोलता है, क्या कहा तुमने, एक अनाथ आश्रम? बीरस गोटेन का गुस्सा और टोन देखता है बोलने का और उसे टोकता है, अपनी हद में बात करना बच्चे मुझसे, ये टोन में दूसरों से करता होगा तू, मुझसे मत करना ये गलती। वैसे भी तेरा बाप हमारे लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता था, आज नहीं तो कल वैसे भी मर जाता। जिस तरीके से हरकतें थी उसकी। गोटेन पूरा चार्ज होके ये सब सुन के सीधा जाता है बीरस पर। बीरस भी कम नहीं होता, उसको भी ये लगता है कि ये लोग से मैं थोड़ा क्या क्लोज हो गया और इनके बापों से मैंने थोड़ी दोस्ती क्या कर ली, तो इनके बच्चे क्या मेरे प्लेनेट पर सर पर चढ़कर बैठेंगे और इस तरीके से इतने बड़े पद पर बैठे हुए शख्स से बात करेंगे। ट्रंक्स तुरंत गोटेन के सामने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो गोटेन, रुक जाओ। गोटेन कहता है, मेरे सामने से हट जाओ ट्रंक्स, मैं देखता हूँ इसे। ट्रंक्स जवाब देता है, गोटेन नहीं। गोटेन कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ट्रंक्स हट जाओ। बीरस भी खुद को होल्ड बैक नहीं करता। बीरस एक सोनिक स्पीड से मिसाइल जैसे सीधा गोटेन को अपने साथ रगड़ता हुआ उसका मुंह पकड़ के फेंकता है एकदम दूर। गोटेन दीवारों के बीच में धंसा हुआ बोलता है, ये अभी यहाँ नहीं खत्म हुआ है बीरस। बीरस आता है, गोटेन का मुंह दबोचकर डिस्ट्रक्शन कहता है। गोटेन की सांसें रुक जाती हैं पूरी और फिर छोड़ देता है डिस्ट्रक्शन बोलकर। वो करता नहीं है और डिस्ट्रक्शन की आवाज सुनकर गोटेन की एक टाइम के लिए सांस रुक जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि डिस्ट्रक्शन के बाद होता क्या है। लेकिन बीरस गोटेन को एक लेसन यहाँ दे देता है बहुत अच्छा वाला, कि भले से ही तेरा बाप तुझे नहीं मारता होगा ये सब बात करने के लिए, लेकिन बेटा मैं बहुत मारूंगा। अगर ऐसी टेढ़ी बात मेरे सामने करेगा तो मुझसे टेढ़ी जबान तो मत चलाना। बीरस वीस की तरफ देखता है और बोलता है, वीस सुनो, ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद से यहाँ इस प्लेनेट पर कोई दूसरा मेहमान नहीं आना चाहिए, इन्हें यहाँ से कहीं और लेके जाओ। कहानी जाती है यूनिवर्स 9 पर, प्लेनेट कैलामेंट पर। टियान सबको रोक रोक कर कुछ सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन उनके सवालों का वहाँ कोई जवाब देने के लिए नहीं रुकता और ना ही कोई जवाब देता है। क्रिलिन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्हें नहीं पता कि हम कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन ये अजीब था कि लेवेंडर, बरगैमो और बसिल को हमारी लैंग्वेज समझ आती थी उस पूरी भीड़ में। अब दूर से लेवेंडर, बरगैमो और बसिल की द ट्रायो ऑफ डेंजर्स नजर पड़ जाती है टियान, क्रिलिन और यामचा पर। बसिल कहता है, लेवेंडर, बरगैमो वहाँ देखो, तुम्हें नहीं लगता वो यूनिवर्स 7 के लोग वहाँ हैं? तुम्हें लगता है यही लोग ने वो आसमान में छेद किया जिसके बारे में हमें बच्चों ने अभी बताया? कहानी जाती है प्लेनेट सेडाला पर, सेयंस के प्लेनेट पर, जहाँ वेजिटा होता है और वो पूरी की पूरी भीड़ को मारकर उनका पहाड़ खड़ा कर देता है। भीड़ की चिल्लम और पुकार की आवाजें सुनकर वहाँ पहुंच जाती है वेजिटा के सामने कॉलिफा और वेजिटा को देखकर बोलती है, वेजिटा तुम कब और कैसे पहुंचे? जैको, बुल्मा, ब्रॉली और चिलाई शिप में बैठकर पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 6 पर। अब कहानी जाती है यूनिवर्स 11 पर, जहां हमें दिखते हैं बलमॉड, वहां की एंजल मार्गरीटा, टोपो और जिरन। मार्गरीटा, बलमॉड, टोपो वहां किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। मार्गरीटा बताती होती है कि लॉर्ड बलमॉड अपनी डिस्ट्रक्शन की पावर्स को लूज नहीं करेंगे, लेकिन तभी भी लॉर्ड बलमॉड लगभग 3 सालों तक इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने रहे हैं और ये सारी पावर्स गॉड्स की उनमें तब तक रहती है जब तक वो इमॉर्टल रहते हैं और गॉड्स की पोजीशन पर होते हैं। इमॉर्टलिटी खत्म मतलब पावर्स भी खत्म। बलमॉड ये सब सुनकर बोलता है, हाँ और शायद क्या पता मैं मर भी जाऊं, कौन जानता है, वैसे भी मुझे जितना जीना था मैं उतना जी चुका। टोपो को सुन के एहसास होता है कि बलमॉड जिसको वो इतने दिन तक देखता आ रहा है, अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा तो शायद वो फिर कभी बलमॉड से मिल नहीं पाएगा और ये उसकी आखिरी बातचीत बलमॉड से हो रही है। बलमॉड, जिरन, टोपो, डिस्पो से कहता है, मैंने शायद ये कभी कहा नहीं, लेकिन तुम तीनों एक ग्रेटेस्ट वॉरियर, इस यूनिवर्स की शान, और मेरी नजरों में तुम सबकी इज्जत हमेशा से थी। टोपो आंख बंद करता है
और सारी शर्तें दिल और दिमाग से समझ जाता है कि उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने पर क्या क्या होने वाला है और जवाब देता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब मार्गारीटा अपनी एंजल स्टिक को जमीन पर मारती है और एक स्टेचू, जिसको तुम एक गॉड मेकर विशाल स्टेचू बोल सकते हो, वैसे दो स्टेचू जमीन पर उतरते हैं। एक स्टेचू होता है बेलमोंट की तरफ जो उसके बदन से उसकी रूह को खींचकर बाहर निकाल रहा होता है, और एक खड़ा होता है टोपो की तरफ जो टोपो की रूह को एक गॉड का दर्जा दे रहा होता है। टोपो के नस नस में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर बह रही होती है और बेलमोंट की नस नस से निकल रही होती है। जिरन, मार्गारीटा, डिस्पो ये सब मंजर शांत खड़े देख रहे होते हैं। उतने में डिस्पो और जिरन को कुछ महसूस हो जाता है। डिस्पो कहता है मैं जाके देखता हूँ। फिर आखिरी में दिखाया जाता है बेलमोंट को जो पूरा नस नस से गॉड की एनर्जी निकल जाने के बाद पूरा झुलस के सूख चुका होता है। सच मानो ये आर्ट लेवल मुझे सच्ची में बहुत पसंद आया, जिस तरीके से बेलमोंट को पेश किया गया है। और टोपो अचानक में खुद के अंदर एक नई चीज महसूस कर रहा होता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया होता। बेलमोंट की झुलस के उसके मुंह से धुआं निकल जाता है और सीधा बेलमोंट गिरता है अपने घुटनों पर जमीन पर। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बेलमोंट जिंदा है या मर चुका है। मार्गारीटा पूछती है टोपो कैसा महसूस कर रहे हो? टोपो जवाब देता है काफी अलग। टोपो की नजर पड़ती है बेलमोंट पर। वो बेलमोंट की हालत को देखकर घबरा जाता है और जाकर बेलमोंट के कदमों पर गिर जाता है। एक रिग्रेट होता है टोपो में कि ये उसने क्या कर डाला। डिस्पो गोहान को लेकर आता है और दोनों की नजर जाती है टोपो और बेलमोंट की हालत पर। डिस्पो और गोहान देखकर चौंक जाते हैं। टोपो भी पूरे गुस्से में उस मोमेंट में गोहान की तरफ देखता है कि ऐसे वक्त पर ये यहाँ क्या कर रहा है। टोपो गिरा पड़ा होता है बेलमोंट के कदमों पर और जिरन खड़ा होता है टोपो के पीछे और गोहान डिस्पो खड़े होते हैं साथ में। गोहान कहता है शायद अभी यहाँ सब क्या हो रहा था मैं वो समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है ये सब बातों के लिए। वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है और मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो हाँ यार, मैं आज ये कहानी को यहीं खत्म करता हूँ। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहला, वेजिटा जाता है प्लेनेट सेडेला पर। प्लेनेट वाम्पा से सब लोग आ रहे होते हैं यूनिवर्स 6 पर जैको के साथ, और गोहान सबको उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके हिसाब से उनकी बेस्ट ट्रेनिंग के लिए भेज देता है सबको अलग अलग। और यूनिवर्स 11 में हम देखते हैं कि एक पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाने का क्या तरीका होता है, और गोहान आता है जिरन के पास उससे कुछ सीखने के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे कहानी में होगा क्या। तो वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, नहीं तो मैं अगली मांगा बनाने नहीं वाला। मजाक कर रहा हूँ, बनाऊंगा लेकिन यार सब्सक्राइब करो, खुशी होती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।